नमस्कार, जय भीम। शिल्पकार बिगुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं गरीबी और अकाल पर, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन साहब की लिखी हुई यह पुस्तक, जिसका आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, गरीबी और अधिकारिताएं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अधिकारिता और स्वामित्व ये आखिर क्या चीज़ है, और इसका गरीबी से क्या संबंध है, कि स्वामित्व का संबंध गरीबी के साथ किस प्रकार से है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं अधिकारिता और स्वामित्व। जब कुछ लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता है, तब उन्हें भूखमरी से ग्रस्त कहा जाता है। इसका कारण यह नहीं होता है कि खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। यह हो सकता है कि दूसरी स्थिति पहली स्थिति का एक कारण हो, परंतु यह अनेक संभव कारणों में से एक होता है। यह तथ्यात्मक अन्वेषण का विषय है कि भूखमरी का खाद्य आपूर्ति से कोई संबंध है अथवा नहीं। यदि है तो किस प्रकार। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में एक वस्तु अथवा वस्तुओं के एक समूह विशेष पर ही सारा ध्यान केंद्रित रहता है। दूसरी ओर भूखमरी की बात में व्यक्तियों और वस्तुओं के संबंध महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अपनी इच्छा से भूखे रहने वालों को अलग रखते हुए यह बात तो स्पष्ट ही होती है कि भूखमरी की बात व्यक्तियों के खाद्य पदार्थों पर स्वामित्व की ही बात है। अथवा भूखमरी के स्वरूप को सही रूप से समझने के लिए हमें समाज में स्वामित्व की संरचना को ठीक ठीक समझना होगा। तो वो समाज में जो स्वामित्व की संरचना है उसको समझने पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो आइए देखते हैं। वो आगे लिखते हैं कि स्वामित्व का संबंध एक प्रकार के अधिकारिता अर्थात अधिकार का दावा अथवा हकदारी से के संबंध होते हैं। तो जो अधिकार है, हमारा अधिकार है या हकदारी है, उससे इसके संबंध होता है। अतः भूखमरी के विश्लेषण के लिए अधिकारिता की व्यवस्था को समझना होगा। यह बात गरीबी के संदर्भ में और भी स्वाभाविक हो जाती है। अकाल या दुर्भिक्ष काल में तो यह स्वयं सिद्ध ही प्रतीत होती है। अधिकारिता का संबंध एक प्रकार के स्वामित्व को किसी वैधता के नियम के अनुसार अन्य प्रकार के स्वामित्व से जोड़ देता है। इस संबंध में उत्तरोत्ता का गुण होता है। इसके अनुसरण से हम बार बार स्वामित्व संबंधों को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए बाजार व्यवस्था पर गौर करें। मैं एक डबल रोटी का स्वामी हूँ। वो एक डबल रोटी का उदाहरण देते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक डबल रोटी का स्वामी हूँ। मेरा यह स्वामित्व क्यों स्वीकार्य हुआ? क्योंकि मैंने अपने कुछ रुपये देकर इसे प्राप्त किया। पर वे रुपये मेरे पास मेरे कैसे हुए? फिर जवाब दे रहे हैं कि मैंने अपनी एक बांस की बनी छतरी बेचकर उन्हें पाया था। पर उस छतरी पर मेरा स्वामित्व क्यों कर हुआ? क्योंकि मैंने अपनी भूमि पर उगे बांसों पर अपने श्रम से उस छतरी को बनाया है। उस भूमि पर मेरा स्वामित्व क्यों कर हुआ? मैंने उसे पहले पिताजी से उत्तराधिकार में पाया है। इस श्रृंखला में अधिकारिता की प्रत्येक कड़ी किसी अन्य कड़ी का सहारा लेकर स्वामित्व का औचित्य सिद्ध करती है। अपने श्रम के फल का उपभोग करने की मूलभूत अधिकारिता की बात भी इसी में आती है। एक निजी स्वामित्व वाली बाजार व्यवस्था में अन्य बातों के अतिरिक्त ये अधिकारिताएं तो सहज स्वीकार्य होती हैं। नंबर 1 व्यापार आधारित अधिकारिता, और नंबर 2 उत्पादन आधारित अधिकारिता, नंबर 3 अपने श्रम पर आधारित अधिकारिता, नंबर 4 उत्तराधिकार या हस्तांतरण अधिकारिता। तो पहले पर है व्यापार आधारित अधिकारिता। वो लिखते हैं, अपनी किसी वस्तु के बदले में अन्य इच्छुक व्यक्तियों से व्यापारिक आधार पर पाई गई वस्तुओं का स्वामित्व की अधिकारिता क्या कहलाता है? व्यापार आधारित अधिकारिता कहलाता है। अब है उत्पादन आधारित अधिकारिता। अपने संसाधनों अथवा इच्छुक व्यक्तियों के सामान्य व्यापार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संसाधनों के प्रयोग से उत्पादित वस्तुओं पर स्वामित्व की अधिकारिता। तीसरा है अपने श्रम पर आधारित अधिकारिता। व्यक्ति का अपने श्रम की शक्ति पर पूरा अधिकार होता है। इसी कारण उसे अपने श्रम के प्रयोग से सुलभ व्यापार आश्रित एवं उत्पादन अधिकारिता भी प्राप्त रहती है। और चौथा है उत्तराधिकार एवं हस्तांतरण अधिकारिता। वैध अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई वस्तुओं पर प्राप्तकर्ता को स्वामित्व का पूरा अधिकार होता है। कई बार यह अधिकार दाता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी हो पाता है। आगे लिखते हैं कि अधिकारिता के ये सभी संबंध बहुत ही स्पष्ट और सीधे समझ में आने वाले हैं, किंतु अनेक और भी अधिकारिताएं हैं जिनका स्वरूप काफ़ी जटिल है। कई बार व्यक्ति को किसी संपत्ति के प्रयोग का अधिकार तो होता है, पर वह उसे किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। कभी कभी देश में प्रचलित वंशानुगत परंपरा के अनुसार किसी को अपने दूर के रिश्तेदार की उस संपत्ति पर भी उत्तराधिकार मिल जाता है जिसे उन्होंने किसी अन्य को नहीं दिया हो। कहीं कहीं किसी चीज़ को खोज या पाए जाने यानी पड़ी हुई कहीं पर मिल गई, पड़ी हुई मिलने के कारण भी हमें उस पर अपना हक जमाने का अधिकार मिल जाता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बाजार आश्रित अधिकारिताओं में राशन
या कूपन व्यवस्था के अधिकार भी शामिल हो जाते हैं। दूसरे महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन में ऐसा ही हुआ था। स्वामित्व के संबंधों का स्वरूप आर्थिक व्यवस्था के गुणधर्मों के अनुसार बदलता रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादक साधनों पर निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करती। वहाँ उत्पादन आश्रित अधिकारिताएं व्यक्ति के अपने श्रम के अति सामान्य औजारों और कच्चे माल से बने हुए उत्पादन तक ही सीमित रह जाती हैं। इसके विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था में तो उत्पादन साधनों का निजी स्वामित्व अपने इसके विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था में तो उत्पादन संसाधनों का निजी स्वामित्व उसके अपने अस्तित्व की एक आधारभूत मान्यता ही होती है। फिर भी समाजवादी व्यवस्था की भांति ही पूंजीवाद भी एक व्यक्ति पर किसी दूसरे के अधिकार को कदापि मान्यता नहीं दे सकता, जबकि गुलाम प्रथा में यह एक सहज स्वीकार्य व्यवस्था रही है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के लिए किसी व्यक्ति की सेवाएं भाड़े पर प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पूंजीवाद में यह तो नहीं होता, पर दीर्घ अवधि के श्रम अनुबंधों की अनुमति वहां भी नहीं मिलती। किंतु सामंतवादी और औपनिवेशिक बागानों में तो यह बंधुआ मजदूरी व्यवस्था एक आम बात रही है। अब वो आते हैं विनिमय अधिकारिता पर। बाजार व्यवस्था में व्यक्ति अपने अधिकारों की वस्तुओं का अन्य वस्तुओं से विनिमय कर सकता है। बाजार व्यवस्था में यह विनिमय व्यापार, उत्पादन या फिर दोनों के मिले जुले स्वरूप के माध्यम से हो सकता है। अतः अपने अधिकार की वस्तुओं के बदले में अन्य वस्तुओं के जिन संयोजनों को कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उनके समुच्चय को हम उस व्यक्ति की विनिमय अधिकारिता या हकदारी का नाम दे सकते हैं। प्रत्येक स्वामित्व समूह के आधार पर अनेक विनिमय अधिकारिताओं का निर्धारण हो सकता है। इस निर्धारण प्रक्रिया को ही विनिमय अधिकारिता निरूपण कहा जाता है। इसे हम संक्षेप में ई निरूपण कहेंगे। यह संबंध प्रत्येक स्वामित्व व्यवस्था के आधार पर जिन जिन संभावनाओं की प्राप्ति सहज हो सके उनकी पहचान कराता है। यदि वास्तविक स्वामित्व के आधार पर प्राप्त विनिमय अधिकारिताओं के समुच्चय में खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा का समावेश संभव नहीं हो पाता, तो निश्चय ही व्यक्ति को भुखमरी का सामना करना पड़ जाएगा। अथवा गैर हकदारी के हस्तांतरण यानी दान आदि के अभाव में ई निरूपणों का स्वरूप उन स्वामित्व समूहों की प्रत्यक्ष पहचान करा सकता है जिनमें भुखमरी से बच पाना संभव नहीं होता। ऐसे स्वामित्व समूहों को हम भुखमरी समुच्चय का नाम दे सकते हैं। इन ई निरूपणों, भुखमरी समुच्चयों तथा उनसे जुड़ी संकल्पनाओं पर हम अपने अध्याय 5 में व्यापक चर्चा की है। इसका विधिवत विश्लेषण परिशिष्ट 1 में किया गया है। यहाँ पर हम इनके अंतर्निहित विचारों पर ही चर्चा कर रहे हैं। स्वामित्व समूह के आधार पर किसी व्यक्ति की विनिमय अधिकारिताओं को निर्धारित करने वाले तत्वों पर इन कारकों का विशेष प्रभाव रहता है। क्या व्यक्ति रोजगार पा सकता है? यदि हाँ, तो कितने समय तक तथा किस मजदूरी की दर पर? अपनी गैर श्रम संपत्ति को बेचकर व्यक्ति क्या कुछ कमा सकता है तथा वह जो कुछ खरीदना चाहता है उसकी लागत क्या होगी? अपनी श्रम शक्ति और अपने खरीदे हुए संसाधनों से वह क्या कुछ उत्पादित कर सकता है? संसाधनों और साधन सेवाओं की लागत और उत्पादन को बेचकर क्या कुछ प्राप्त हो सकता है? उसे किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उसके कर आदि दायित्व क्या है? किसी व्यक्ति की भुखमरी से बच पाने की क्षमता उसके स्वामित्व अधिकार और विनिमय अधिकारिता निरूपणों पर निर्भर रहती है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में व्यापक कमी से खाद्य की कीमतें बढ़ जाती हैं। उनका व्यक्ति की विनिमय अधिकारिताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी कारण व्यक्ति को भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि इस प्रकार खाद्य न्यूनता उसे भुखमरी की दशा में पहुंचा सकती है, किंतु इस दशा का तात्कालिक कारण उसकी विनिमय अधिकारिता में आई गिरावट ही होती है। यही नहीं, विनिमय अधिकारिताओं में खाद्य आपूर्ति की कमी के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी गिरावट आ सकती है। उदाहरण के लिए, खाद्य उत्पादन और आपूर्ति स्थिर रहते हुए भी यदि समाज का कोई वर्ग विशेष अधिक संपन्नता की अनुभूति के कारण अधिक खाद्य पदार्थों की खरीदारी कर उसकी कीमत को बढ़ाने का कारण बन जाए, तो अन्य वर्गों के लिए विनिमय अधिकारिताओं पर विपरीत प्रभाव में किसी तरह का संदेह नहीं रहता। कुछ आर्थिक परिवर्तन व्यक्ति की रोजगार पाने की क्षमता पर दुष्प्रभाव के माध्यम से उनकी विनिमय अधिकारिताओं पर बुरा असर डाल सकते हैं। इस प्रकार उसकी मजदूरी दर कीमतों की अपेक्षा पिछड़ सकती है, या फिर उसके उत्पादन में प्रयोज्य संसाधनों के दाम अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। जनसंख्या की तुलना में खाद्य आपूर्ति की भांति ही उपर्युक्त प्रभाव भी विनिमय अधिकारिताओं पर अपनी छाप अवश्य छोड़ते हैं। तो उनका कहना है कि जो अमीर आदमी है वो ज़्यादा खरीद लेगा सामान, और तो फिर जो है जो गरीब वर्ग है उस पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने इस पर सुझाव दें। और
चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।